are watching Kashif Times. मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। और इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो चालू है, इज़राइल वही इज़राइल है जो कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। ये फ़िलिस्तीनी थे जब हिटलर इनको मार रहा था, सारी दुनिया में इनको कहीं पर भी रहने को जगह नहीं थी, तो यही फ़िलिस्तीनी थे जो इन इज़राइलियों को, ये यहूदियों को अपनी जगह दिया, रहने को दिया, खाने को दिया। भूखे प्यासे थे, सब जगह इनको मारा जा रहा था, हिटलर मार रहा था, सब जगह उनको किसी जगह किसी भी देश ने इनको पनाह नहीं दी। तो उन्हीं फ़िलिस्तीनियों ने इनको अपने घर में जगह दी, अपने पास में रखा, अपने साथ रखा, अपना खाना इनको दिया, जो भी खाना पीना था सब इनको दे दिया। और आज यही उन्होंने उन फ़िलिस्तीनियों का बदला ये दिया कि उनको आज मार रहे हैं बुरी तरीके से। एक देश बना दिया है जिस देश का नाम इज़राइल रखा है। 1945 में अगर आप पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये यहूदी जो थे दर बदर घूम रहे थे, दर बदर भटक रहे थे, और सारे देश इनको, कोई भी देश इनको रखने के लिए तैयार नहीं था। आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जो यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका आप बयान निकाल के देखिए। उन्होंने भी ये कहा है कि फ़िलिस्तीनी मजलूम है, फ़िलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनकी जगह मिलना चाहिए। और आज यहाँ के कुछ लोग, इंडिया के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजरायली मजलूम है। इजराइल कैसे मजलूम हो सकते हैं? इजरायली तो पावरफुल है, उनके पास एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ा सेटअप है, और वो इजरायली जो फिलिस्तीनियों को मार मार के उनका सब जगह छीन के आज छोटा सा एक गाजा पट्टी कर दिया है। और गाजा पट्टी एक छोटी सी जगह है, उस जगह को गाजा पट्टी कहा जाता है। उस जगह से चंद लोग निकलकर हमास बनाया। हमास ने इजराइल पे हमला करा, ठीक है, हमास ने हमला करा, हमास से बदला लेना चाहिए। लेकिन हमास के साथ में जो एक बड़ी आबादी, 22 लाख की आबादी रहती है, 22-25 लाख की आबादी रहती है, उनमें मुस्लिम भी हैं, कैथलिक भी हैं, और कुछ यहूदी भी हैं। उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके से बर्बाद करा जा रहा है। उनके बच्चों को, एक आम नागरिक है, एक आम सिटीजन है, उनको किसी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ 2 वक्त के खाने से मतलब है। उनको इस तरीके से इस जंग में खदेड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बम गिराया जा रहा है। उन मजलूमों का क्या जुल्म है? उन मजलूमों पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? आखिरकार सारे देश, जितने भी देश है, जितने पावरफुल देश है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सारे देश इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। ईरान ने कहा है कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, ईरान ने कहा है हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ है, और सारे देश एक साथ हो। लेकिन और कहीं ना कहीं कई इंटेलिजेंट ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान का इसमें हाथ है कि वो हमास को मदद देता है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मौलाना साहब और मौलाना रहमान साहब और मौलाना अशरफ इमाम साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इसमें कहाँ तक सच है, कि कितना सच है। और आप खुद फैसला करिए कि इजराइल आतंकवाद है या हमास आतंकवाद है। आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि इजराइल आतंकवादी है या वो फिलिस्तीनी आतंकवादी है, जिन्होंने यहूदियों को जगह दी, यहूदियों को रहने को दिया, यहूदियों को खाने को दिया। और ये 3% यहूदी थे उस वक्त, 1945 तक ये लोग 3% थे। आज बहुमत में है, आज 95% है। आखिरकार ये कहां से आए? इतने लोग कहां से आए? कहां से बसाया गया? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत देशों ने इसमें मदद करी है। और आज जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के पास अपनी पर्सनल कोई जगह नहीं है, सिर्फ लेटर में गाजा पट्टी है, बराबर में गाजा पट्टी है। और वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में अल फतेह करके वो है, वो हुकूमत करता है। लेकिन फिलिस्तीन जो है इस वक्त पेपर पे है, लेकिन उसकी पर्सनल कोई जमीन नहीं, क्योंकि सारी जमीन इजराइल हड़प चुका है। और हर देश ये मानता है कि इजराइल हड़प रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना पूरी सहयोग भेजा है, पूरा सहायता भेजी है इजराइल के लिए, इजराइल को कि वो हमास को खत्म करे और फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी है उसको खत्म करे। आखिरकार और सब लोग इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक मजलूम मर रहे हैं, मजलूम बेसहारा लोग मर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में जो 20-22 लाख की आबादी है, वो इस वक्त मजलूम है। और रात दिन बम बरसाए जा रहे हैं, वो बम बरसाए जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स, और इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहिए। और जो भी इसमें आतंकवादी है, चाहे वो
आपकी निगाह में अगर इजराइल आतंकवादी है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, और या फिलिस्तीन आतंकवादी है तो आप फिलिस्तीन में कमेंट करिए। आप बताइए, आप साबित आप देखिए कौन आतंकवादी है। मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ। इस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें से आतंकवादी ग्रुप हम किसे बोलेंगे? क्योंकि 1945 से लेकर देखा जाए तो कुछ देश, जो कुछ लोग 3% इजरायली थे, और आज वो इजरायली जो 3% यहूदी थे, आज उन्होंने एक देश बना लिया, इजराइल कहा जाता है। और एक तरफ फिलिस्तीन है, जो कि पेपर पे फिलिस्तीन है, लेकिन रियल में फिलिस्तीन नहीं है। आखिरकार आज के टाइम में हम आतंकवादी किसको बोलेंगे, फिलिस्तीन को या इजराइल को? इसराइल आतंकवादी है क्योंकि उसने फिलिस्तीन की ज़मीन को गस्ब किया हुआ है, फिलिस्तीन की ज़मीन को हड़प लिया हुआ है, और जब जुल्म की इंतहा हो गई है तो फिलिस्तीनियों ने ये कार्रवाई की है। और हम ये चाहेंगे कि दुनिया इसके ऊपर निगाह रखे, और जो तमाम हमदर्द हैं इंसानियत के, वो इस इंसानियत के क्राइसिस के वक्त मजलूम फिलिस्तीन की हिमायत करें और क़िबला अव्वल को इसराइल के चंगुल से आज़ाद कराएं। आज लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह औरतों के ऊपर बमबारी हो रही है, और पूरी दुनिया खामोश है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? हम इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं कि फ़िलिस्तीन के ऊपर बमबारी की जा रही है। दुनिया इसलिए खामोश है क्योंकि दुनिया सिर्फ अपने लिए जी रही है, और दुनिया मक्कारियों में घिरी हुई है। अगर यकीनन अगर कोई हक परस्त होगा और इंसानियत का हमदर्द होगा तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा। दुनिया के साथ मुस्लिम देश भी खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? वो धीरे धीरे वो बोलेंगे, वो जो डेडलॉक है वो टूटेगा। धीरे धीरे सब बोल रहे हैं, और इंशाअल्लाह तमाम मिल्लत मुस्लिमा क़िबला अव्वल के साथ है और क़िबला अव्वल की आज़ादी के साथ। सर, इसकी मोस्टली ऐसा होता था कि इजराइल ये दावा करता था कि उसकी अगर मक्खी भी आएगी तो वो हाथी की तरह बड़ी दिखती है। तो ये जो 2500 या 5000 जो रॉकेट आए, वो कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं कि इसराइल सिर्फ कागजी शेर है, और ये जानिए कि गर्ब जो वेस्ट है उसका काम है वो खुद असलहा देते थे, और फिर उस असलहे को वो रोक लेते थे। लोगों को असलहा देते हैं, और फिर उनका निज़ाम था सैटेलाइट वगैरह के ज़रिए से। अब ये फ़िलिस्तीनियों ने खुद अपना असलहा तैयार किया है, अपना इलेक्ट्रॉनिक तैयार किया है, अपना तमाम सिस्टम तैयार किया है जो वेस्ट से हट के निज़ाम है। इस वजह से इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि हमला कहाँ से हो रहा है। इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट को कल बम धमाके से उड़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है इसका उल्लंघन किया गया है, इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, इसराइल उस इलाके का एक नासूर है, और ज़रूरी है कि तमाम जो इंसान से हमदर्दी रखते हैं, इंसानियत से, वो इसराइल की मजम्मत करें और इसराइल को मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंकें। इसराइल ने फिलिस्तीन का गाजा का जो पानी बिजली सब काट दिया है, खाना पीना जो आता था जो रास्ते में उसको बंद कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? इसराइल इस जमाने का यजीद है। कुछ एनजीओ है जो मदद करना चाहते हैं, गाजा पट्टी में जाना चाहते हैं, उनके भी लिए इजराइल ने बैन लगा के रखा है। वो अमेरिका और इसराइल दोनों इकट्ठा हैं, और अमेरिका की जो पकड़ है वो एशिया में ख़त्म हो रही है, इसलिए अमेरिका फिर अपना पकड़ बना रहा है। ये बदबख्ती है एशिया वालों की कि वो अमेरिका और इसराइल के तलवे चाट रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है इसमें? मैं ना पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ और ना ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ कि मैं कुछ इसके बारे में बयान करूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उम्मत? तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि वो दुआ करें कि क़िबला अव्वल आज़ाद हो जाए और इसराइल बोर्ड का कहना है कि जो एक्शन इसराइल ने किया था उसका ये रिएक्शन था। लोग फिर भी जो है गाजा और जो लोग हैं तो आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंसान के पास बहुत सारी परेशानियां और दुश्वारियां होती हैं, आज
दुनिया की पावरें जितनी भी सुपर पावर है, तो जिसे चाहे आतंकवाद कह दे, किसी भले आदमी को भी आतंकवाद कह दे तो वो आतंकवाद कहा जाता है, और इसका प्रोपेगेंडा मीडिया उसे बाकायदा बार बार कहती है। हम खुद आप देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या हमारे खुद हिंदुस्तान की मीडिया को इजराइल को आतंकवाद कहना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बात कही थी, बाकायदा डंके की चोट पर कही थी कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए बैठा है, और जब तक कि वो नहीं निकलेगा, जब तक कि वो नहीं हटेगा, तब तक ये दुश्वारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। आज की मीडिया आप देखें, हमास आतंकवाद, हमास आतंकवाद। अगर यही चीज़ जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा और जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भी तो अंग्रेज़ों को घुस घुस के मारा था। अगर घुस के अगर मारा है, तो अब मैं अपनी ज़बान और अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद हमारे मुल्क के लिए आतंकवाद हैं? क्या दूसरे और लोग हमारे मुल्क के लिए आतंकवाद हैं? नहीं, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आप देखें कि इजराइल ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, न वो असलहे बना सकते हैं, न वो बाकायदा दूसरे मुल्कों से मदद ले सकते हैं। तो उनके पास जितना हौसला है, जितना जज्बा है, जितनी चीज़ें हैं, वो सब के सब इकट्ठा कर करके दुनिया की एक सुपर पावर, यानी दुनिया की इजराइल एक दूसरी सुपर पावर है, उसके घर में घुस के जाना, ये बहुत बड़ी मदद है, ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंट की फेलियर है उनकी। और ये याद रखिए, हर क्रांतिकारी आतंकवाद नहीं होता है। अगर क्रांतिकारी को आतंकवाद कहा जाने लगेगा तो याद रखें, इस सच्चाई दब जाएगी, झूठ का बोलबाला होगा, जो आज दुनिया की तमाम मीडिया झूठ का बोलबाला करती है। आप जब टीवी चैनल उठा करके देखें तो उसमें देखिए, कभी कभी दिल नहीं करता कि उनकी बातों को सुना जाए, दिल नहीं करता कि उनसे सुना, क्योंकि उनके सामने हकीकत सच्चाई होती है, लेकिन उसके बावजूद झूठ पूरी कायनात, पूरी दुनिया के सामने परोसा जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज ट्रेंड कर रही है, जिसमें इसराइल को मजलूम दिखाया जा रहा है। इसका बहुत सी न्यूज वालों ने खुलासा किया कि ये बहुत पुराने वीडियो डाल के अफवाह फैला रहे। इस पर आप देखिए, इजराइल जो है वो कभी भी मजलूम कैसे हो जाएगा? किसी के घर में आप घुस करके उसके घर वालों को बाकायदा निकाल दीजिए और खुद कब्जा करके पूरे घर वालों को मार दीजिए, और फिर जब घर वालों को कभी मौका मिले मारने का तो दो तमाचे अगर आपको उसने मार दिया तो आप कहें हम तो बहुत बड़े मजलूम हो गए, बहुत बड़े। रोज आप 10 तमाचे मार रहे हो और किसी दिन 2 तमाचा मार दिया तो आप मजलूम हो गए, जबकि आप जालिम हो। लिहाजा दुनिया की आज जो इकोनॉमिक पावर है, जो ताकत है, वो मजलूम के साथ ना खड़ी होकर के जालिम के साथ खड़ी हुई है, और अमेरिका जालिम के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल खुद एक जालिम मुल्क है जिसे वो बचाया जाता है। और याद रखें कि मुसलमान कुरान पढ़ता है और कुरान सूरह अल-हम्द पढ़ता है, बगैर सूरह अल-हम्द पढ़ने से उसकी नमाज नहीं होती है। और कुरान मजीद के सूरह अल-हम्द के अंदर अल्लाह ने ये बात गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये याद रखो कि उन रास्तों पे न जाना कि जिस पर हमारा गज़ब नाजिल हुआ है और बहके हुए लोग हैं। अगर मुसलमान सिर्फ इस आयत के बारे में गौर करे और सोच ले कि वो ये रास्ता कौन सा है जिस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है, वो यहूदियों और ईसाइयों का रास्ता है। यहूद और ईसाई, जब यहूद और ईसाई, आप देखिए मुसलमानों की नाइत्तेफाकी कितनी बड़ी है कि यहूदी या ईसाई जबकि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। यहूदी कहता है कि ईसाई कुछ नहीं, ईसाई कहता है कि यहूदी कुछ नहीं, लेकिन आज दोनों ने गले मिल गए और आज दुनिया की तमाम ताकतों मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा शील्ड बना के खड़े हुए हैं। और जबकि मुसलमानों के लिए नबी ने फरमाया था कि देखो, अगर तुम्हारा कोई एक फर्द बशर मुसलमान दुनिया के किसी कोने में अगर तकलीफ में हो तो सारी उम्मा को चाहिए कि वो तकलीफ में हो। लेकिन आज ये अमल हम यहूदियों और ईसाइयों में देखते हैं, ना कि मुसलमानों में देखते हैं। मजलूम है सब इजिप्ट में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन इजिप्ट ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है, और जो 57 कंट्री है मुसलमानों की, वो खामोश नजर आ रही है। इस पर आप देखिए, इजिप्ट ने जो अपना बंद किया है उसके बारे में मुझे ऐसा पता चला है, थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर खुदश क्राइसिस है। इजिप्ट खुद परेशान मुल्क है, बहुत परेशानियों में मुब्तला है। लिहाजा वो खुद अपने लोगों को खाना पीना सही से नहीं दे पा रहा है इजिप्ट। तो ये 22 करोड़ लोग, या उसमें से 22 में से अगर 10-15 लाख लोग भी अगर वहाँ 22 लाख में से 10-12 लाख लोग या 2 लाख 4 लाख लोग भी चले गए तो इजिप्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल हो जाता है जो गरीब मुल्क हों या जिनके यहाँ दुश्वारियाँ दिक्कत हों। तो इजिप्ट को तो चाहिए कि वो अपने दरवाजे खोले, भले ही वो लोग कम से कम अपनी जान बचाएंगे, जब कभी हालात साजगार होंगे तो खुद अपने मुल्क वापस पलट आएंगे।
हमास, लेकिन उनको चाहिए कि अपने दरवाजे को खोल रखे, ये मुसलमान होने की सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? अभी ताज़ा अपडेट क्या है वहाँ साहब, और आखिर में आप तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज ये है कि मैसेज इस उम्मत के लिए, आज शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, मालिकी, शाफई, ये चार गिरोह जो हैं वो आपस में इस तरह लड़े हुए हैं कि इन्हें खुद पता नहीं कि हमारा असल दुश्मन क्या है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, बिहाबलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपना लो। लिहाजा जब हम तमाम फिरके के लोग अल्लाह और उसके रसूल को सिर्फ अपनाएंगे, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी का ये बुखार अगर जब तक हमारे सरों से नहीं उतरेगा, तब तक मुसलमान भाई वो तो वहाबी मारा गया, दूसरे वो तो सुन्नी मारा गया, वो शिया मारा गया, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक कोई मैसेज, कोई पैगाम इस दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जब तक हम एक जिहती के साथ तमाम फिरके के लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो ईमान की बुनियाद है, लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर अगर हमने काम न किया तो हमारा ये सिर्फ शिया और सुन्नी, वहाबी, यहूदियत और ईसाइयत की ये बाकायदा फैलाया हुआ ग्रुप है कि इनको बाकायदा आपस में लड़ाई रखो। अरे वो तो शिया हैं, लिहाजा शिया लोग बाकायदा ये करते वो करते, तुमको गाली गलौज देते, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये आपस में लड़ा रखा है। यहूदियत की बहुत बड़ी चाल है और ईसाइयत की बहुत बड़ी चाल है। ईरान ने कहा है कि मतलब आपस में सब भाईचारा, जैसे आप बोले, और हिजबुल्लाह के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हम सब भाई हैं और सुन्नी हमारा जान है, तो उनके उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईरान ने जो अपना स्टैंड पेश किया है इस कायनात के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं, हमास आज देख लीजिए, शिया एक कंट्री है जो, ईरान एक कंट्री जो शियों की कंट्री है, लिहाजा उसमें देखिए हमास, उसमें आप देखिए उसमें हमास में मुश्किलन कोई शिया नहीं है, लेकिन उन्होंने सुन्नी होने की हैसियत से, भाई है ना, लिहाजा भाई होने की हैसियत से उन्होंने उनका खैर मकदम भी किया और हर तरीके से उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही चाहिए कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हमास को बगैर फिरके को देखे हुए कि कौन किसकी मदद कर रहा है नहीं, बल्कि तमाम फिरकों को मिल करके हमास की मदद करने। यही खामनाई खुमैनी साहब ने कहा था कि दुनिया में इतने मुसलमान हैं, अगर वो इजराइल के ऊपर एक एक लोटा या एक एक बाल्टी पानी गिरा दे तो इजराइल बह जाएगा। और ये हकीकत है कि अगर तमाम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ सोच ले, जितने कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का सिर्फ और सिर्फ 50-50 हजार आर्मी अगर इजराइल के हमास की तरफ भेज दिया जाए तो अमेरिका और तमाम इजराइल के होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन ये कुव्वत, ये जज्बा ईमानी नहीं है। जज्बा ईमानी कब होगा? कि जब इंसान शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी के फिक्रे से निकल जाएगा, जिस तरह ईरान निकल गया। तो वो अपने आप को ये नहीं कहता कि हम शिया हैं तो फला की मदद नहीं करेंगे। तो कुछ इंटेलिजेंस बोल रही है कि इसमें कहीं ना कहीं ईरान का भी हाथ है, हिजबुल्लाह का भी हाथ है, हमास को पूरी फुल मदद कर। भाई इसमें गलत क्या है? अगर ईरान का हाथ है तो गलत क्या है? अलल एलानिया जो दुनिया की दूसरी सुपर पावर इजराइल हो, उसकी एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा हो और उसने अपना कैरियर भेज दिया है जिसमें 36 लड़ाकू विमान मौजूद हैं और बाकायदा वो एक मुल्क नहीं 2 मुल्कों को तबाह करने की बाकायदा कैपेसिटी रखता है उनका एक कैरियर, बैटल कैरियर। तो आप बताइए कि वो एक छोटे से हमास के लिए उन्होंने अपनी जंगी बेड़े को भेज दिया हो कि जो निहत्थे हो। तो अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि एक मुसलमान का साथ दे। यहूदियत और ईसाइयत आपस में मिलकर काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो अगर मुसलमान होने की हैसियत से वो काम कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर ईरान ने किया है तो हक है उसका करना, हक है करना, क्योंकि हमास भी मुसलमान है और फिलिस्तीन क़िबले अव्वल है और क़िबले अव्वल की हिफाजत करना ये हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपने क़िबले अव्वल को आज़ाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।